CRME लर्निंग में स्वागत है आपका। कल जैसा कि आपने देखा, मैंने साइंस का पूरा सिलेबस आपको कवर किया। मतलब रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और फिजिक्स, उन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया कि कौन सी यूनिट किस में है, कौन सा लेसन आपको पढ़ना है। जबकि आप जानते हैं मैं मुख्य रूप से आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी अर्थात रसायन और जीव विज्ञान की क्लासेस लूंगा। तो सिर्फ आज हम फोकस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। जो पहली यूनिट थी वो केमिस्ट्री के बारे में ही पहली यूनिट थी, और ये थी हमारी इकाई 1 द्रव्य एवं व्यवहार। अब आप देखिए तो यहाँ द्रव्य की परिभाषा, पहले जो पॉइंट आ रही है हमारी द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य या पदार्थ। तो कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ या कोई भी द्रव्य दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला क्या होगा? स्थान। पहला क्या होगा? स्थान। और दूसरा भार। अगर कोई भी वस्तु कहीं पर भी हम रखते हैं तो वो कुछ न कुछ क्या करेगी? स्थान घेरेगी, और उसमें कुछ न कुछ क्या पाया जाएगा? भार पाया जाएगा। तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू होते हुए कि वे वस्तुएं जिनमें भार पाया जाता है और जो कुछ स्थान घेरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्य, या इसी को और क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। अब देखो, अगर पदार्थ का बच्चों वर्गीकरण किया जाए, पदार्थ का अगर वर्गीकरण किया जाए यहाँ पे, तो दो चीजें निकल करके आती हैं। दो चीजें निकल करके आती है। पहला क्या है? भौतिक। पहला क्या है? भौतिक। और दूसरा क्या है? रसायन। पहला क्या है? भौतिक। और दूसरा क्या है? रासायनिक। पदार्थ या द्रव्य का वर्गीकरण किया जाए तो दो चीजें आती है। पहला आपका भौतिक है और दूसरा रासायनिक। भौतिक पे अगर देखा जाए तो भौतिक जो चीजें हमें दिख रही है, जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं: ठोस, द्रव और गैस। भौतिक जो आपका होगा वो तीन होगा, एक सॉलिड हो जाएगा, एक लिक्विड हो जाएगा, और एक क्या होगा? गैस। पहला आपका ठोस है, दूसरा द्रव है, और तीसरा क्या है? गैस है। थोड़ा सा अगर इसके बारे में बताएं तो यहाँ पे दो पॉइंट आपको मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा? आकार। और दूसरा क्या मिलेगा? आयतन। पहला आकार है और दूसरा क्या है? आयतन। जैसा कि आप जानते हैं हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित करता है तो वो ठोस वस्तुएं करती हैं, और इसके लिए आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। मतलब अगर कोई चीज हमें रखना है किसी जगह, अगर उसकी फिक्स प्लेस वहां पे नहीं मिल रही है, उतना एरिया, उतना स्थान हमें नहीं मिल रहा है, तो हम उसे कभी भी वहां पर रख नहीं पाएंगे। तो अगर उसे हम वहां पर रख नहीं पा रहे हैं, मतलब उसकी एरिया में हमें कुछ कटौती करनी है। तो इसलिए यहाँ पे आपने देखा इसका आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित है। आयतन मतलब उसका वजन हो जाएगा। सपोज दैट 2 किलो है, 3 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम है। और फिर आकार जो होगा उसकी बनावट होगी, वो फिक्स रहेगा। जैसे सपोज दैट ये पेन ठोस कहलाता है। अब अगर हम इसे कहीं रखना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ रखते हैं, तो ये इसके लिए इतना स्थान घेर रहा है, मतलब इतने स्थान को इस पेन ने क्या किया? घेर दिया। अब अगर कोई दूसरी वस्तु यहाँ रखना चाहते हैं तो वो कभी नहीं रख पाएंगे जब तक कि हम इस पेन को यहाँ से ना हटाए। तो वही कंडीशन होती है। और इसमें भार पाया जा रहा है, मतलब इसका जो आयतन होगा वो भी निश्चित होगा, जितने भी ग्राम का होगा, जो 40-50 ग्राम हो। तो इस तरह से ये आकार और आयतन निश्चित हो गया। आप द्रव के बारे में अगर फोकस करें तो द्रव में दो चीजें होती है। आप जानते हैं आकार अनिश्चित होगा बेटा, आकार अनिश्चित होगा, और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल दे, हम लोग दूध लेते हैं दूधिया से। तो आप डेली दूध लेते हैं, दूध कैसे लेते हैं? सपोज दैट आपके घर 1 लीटर फिक्स दूध आता है, तो आयतन क्या हो गया बेटा? बहुत ध्यान से देखा जाए तो आयतन क्या हो गया? निश्चित। जब आयतन निश्चित हो गया तो आकार अनिश्चित। क्यों? एक तो उसमें फैलने का गुण पाया जा रहा है। जिस बर्तन में हम रखते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। कभी आप लोटे में ले सकते हैं, कभी ग्लास में ले सकते हैं, किसी दिन आपने बाल्टी में ले लिया, या भगोने में, किसी चीज में आप उस दूध को लेने का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका आकार अनिश्चित है। जिस बर्तन में हम रखेंगे वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। आयतन फिक्स है, आयतन में कोई तब्दीली नहीं हो रही है। आयतन हमेशा 1 ही लीटर रहेगा। ये कंडीशन है। दूध ये देने आ रहा है, किसी दिन और चाहिए वो दूसरी बात है, बट वो देने आ रहा है तो कितना देगा? 1 ही लीटर देगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे आ रही है। अब गैस की अगर बात करें तो गैस देख तो सकते नहीं, हम केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। गैसें केवल महसूस की जाती हैं बेटा, कभी भी देख नहीं सकते हैं। इसलिए इसका आकार और आयतन दोनों के दोनों क्या होगा? अनिश्चित। इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी पाई जा रही है। सपोज दैट अभी जहां हम खड़े हैं यहाँ पर कोई गैस हो ना हो, दो गैसें मुख्य रूप से हैं, एक ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन क्यों है?
क्योंकि उसी ऑक्सीजन के कारण हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हम कोई भी काम कर पा रहे हैं। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है। और जब हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम त्यागने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए दो एग्जाम्पल यहाँ पे मिला, एक ऑक्सीजन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर द्रव का एग्जाम्पल देखा जाए तो द्रव का एग्जाम्पल आपका दूध हो जाएगा, जल हो जाएगा और तेल हो जाएगा। और अगर हम ठोस का या सॉलिड का एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अगर हम बहुत ध्यान से देखें सॉलिड का एग्जाम्पल, तो सॉलिड का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका डेस्क हो जाएगा, बेंच, पेन, किताब, कॉपी, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये तीनों के एग्जाम्पल होते हैं जो ठोस, द्रव और गैस को डिफाइन करने का कार्य करते हैं। किस बेसिस पर, आकार और आयतन। अब अगर घनत्व की बात करें, घनत्व की बात करें तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा घनत्व किसका पाया जाएगा, ठोसों का, क्योंकि उसके अणु बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। बहुत पास पास पाए जाने के कारण ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होगा। फिर द्रव में अणु थोड़े दूर दूर रहते हैं, इसलिए वो फैल सकता है, इसलिए उसका घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होगा और गैस का सबसे कम होगा, क्योंकि गैस पूरे वायुमंडल में तेजी से क्या करती है, फैलने का कार्य करती है। इसलिए अगर फैलाना है तो हमें गैस को फैलाना होगा, न कि ठोस को। और अगला देखा जाए अवस्था। अवस्था मतलब यही ठोस, द्रव और गैस की अवस्था। अगर सपोज हम इसको अगर क्या करें, गर्म करें, ठोस, द्रव और गैसों को अगर गर्म किया जाए तो ठोस थोड़ा सा क्या करेगा, फैलने का काम करेगा, बहुत हल्का, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे लोहे को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, फिर पीटते हैं तो वो थोड़ा सा फैल जाता है। लेकिन अगर द्रव को गर्म किया जाए, आपने दूध खौलाया होगा, पानी को गर्म किया होगा, तो आप देखते हैं वो बहुत तेजी से उबाल मारने का काम करता है। तो ये कंडीशन मतलब गर्म करने पे वो तेजी से उसके अणु दूर दूर जाते हैं। और सबसे तेजी से किसके जाएंगे, गैस के। गैस को अगर थोड़ा सा भी गर्मी मिली तो वो पूरे वायुमंडल में फैलने का काम करते हैं। ये होता है गर्म करने का फंडा, और यही बोध कराता है किसकी, अवस्था का। फिर आगे क्या है, में परिवर्तन। अब परिवर्तन दिखा रहा है गलनांक। गलनांक जैसे हमने बर्फ को अपने हाथ में ले लिया तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, पिघल रहा है, मतलब ठोस से द्रव में बदल रहा है। वही कंडीशन यहाँ पे क्या कहलाती है, गलनांक। मतलब बाहर से उष्मा वो ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके अपनी अवस्था को परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। तो गलनांक की शुद्ध परिभाषा क्या होगी, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में बदल जाए उसी को क्या कहते हैं, गलनांक। अब अगला क्या है, हिमांक। हिमांक का मतलब हिम। कोई भी, जैसे कोई जल ले लिया, अब जल ये परिवर्तित करेगा किसमें, बर्फ में। बर्फ को ये दूसरा नाम क्या देते हैं, हिम देते हैं। तो जल अगर बर्फ में बदल रहा है तो उसी को हिमांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वस्तु ठोस में परिवर्तित होती है। क्वथनांक, क्वथन, क्वथन मतलब गर्म करना, गर्म करने के बाद उसमें उबाल आना, यही कंडीशन क्या कहलाती है, क्वथन। और क्वथनांक का मतलब तापमान क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अगली कंडीशन क्या आ रही है, वाष्पन। ये किसके कारण हो रहा है, वाष्पीकरण के कारण। तो क्वथनांक और वाष्पन में अगर अंतर देखा जाए तो क्वथनांक के लिए तापमान जो होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन वाष्पन के लिए तापमान निश्चित नहीं होगा। हम कहीं देख लिए पानी गिरा हुआ है, कुछ टाइम बाद देखे तो पानी सूख गया, क्या हम उसे गरमाने गए थे, नहीं। वहां पर कौन सी कंडीशन हुई, वाष्पीकरण, जिसके कारण उस पानी का वाष्पन हो गया और उस वाष्पन के फलस्वरूप वो पानी आपका वाष्प में परिवर्तित होने का कार्य किया। तो ये कंडीशन हुई। फिर अगर आगे बढ़े, संघनन। संघनन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा कोहरा। संघनन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कोहरा। ठंडी के दिनों में आपने देखा होगा एक पूरा वायुमंडल कवर कर लेता है कोहरा, जिसके कारण हम उसके उस पार नहीं देख पाते हैं। तो ये कंडीशन होती है। और यहाँ पे वाष्प आपका परिवर्तित कर रहा है किसमें, द्रव में। वाष्प अगर द्रव में परिवर्तित कर रहा है तो उसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, कोहरा कहते हैं। और आपने सुबह, ठंडी के दिनों में सुबह के टाइम देखा होगा, हम पत्तियों पर ओस की बूंदों को देख पा रहे हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है किसका, संघनन का। अगली कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन हमारी, जिसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन का मतलब कोई भी ठोस वस्तु ली जाए, कोई भी ठोस वस्तु ली जाए, वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाए किसमें, गैस में। कोई भी ठोस वस्तु अगर हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाए किसमें, गैस में। अगर कोई भी ठोस वस्तु हम ले रहे हैं, सपोज दैट ऊर्ध्वपातन के लिए कोई भी ठोस वस्तु हमने लिया और ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाए किसमें, गैस में, सीधा बिना द्रव में बदले।
अगर ये गैस में बदल रहा है तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो ये कंडीशन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो हम सब अपने घरों में देखते हैं, हम आरती करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कपूर। दैट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। और आप सब ने देखा होगा, हम कपूर थाली में रखते हैं और थाली से कपूर वाष्प बन के उड़ जाता है और हमारी थाली सिक्कों से क्या करती है, भर जाती है। क्योंकि जो हम थाली को लेके जाते हैं तो वो हमारे अंदर एक भावना होती है और ये अपना काम कर रहा है, मतलब ये ठोस से गैस में जा रहा है और जिस व्यक्ति के सामने ले जा रहा है वो भी कुछ काम कर रहा है। तो हम इसके माध्यम से आराम से जब पूजा पाठ करते हैं या कोई भी पूजा करता है तो जो आरती होती है वो कपूर की होती है, क्योंकि कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इसका बड़ा बेस्ट एग्जांपल है नौसादर। नौसादर जिसका फॉर्मूला होता है बेटा NH4Cl। NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ये भी ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, जो ठोस से बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित होने का कार्य करता है। तो यहां से आपने ऊर्ध्वपातन भी देख लिया, संघनन भी देख लिया, क्वथनांक भी देख लिया, हिमांक भी देख लिया, वाष्पन भी। इसके बारे में अलग से स्टडी की जाएगी। अब अगर इसका दूसरा लेसन हम देखें, दूसरा लेसन देखें, द्रव्य की प्रकृति। पहला वर्ड क्या है, तत्व। मतलब संसार का वो सूक्ष्मतम कण जिससे सारे कण मिलकर बनते हैं तत्व, जिसे हम फिर वापस विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका तत्व कहलाता है। अब यौगिक, यौगिक और मिश्रण दो चीजें एक साथ चलती हैं, यौगिक और मिश्रण। तत्व और यौगिक क्या होगा, ये शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। तत्व और यौगिक आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं और जो आपका मिश्रण के इधर पूरा है ये लगभग आपका क्या कहलाता है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें मिलावट होती है और यहाँ पे मिलावट नहीं होती है। यौगिक और मिश्रण में अगर अंतर देखा जाए तो तत्वों को अगर निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, अनुपात इनका क्या होगा, निश्चित होगा, तो वो क्या कहलाएंगे, यौगिक कहलाएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे आपने देखा होगा जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जल का फॉर्मूला होता है आपका H2O। जल का फॉर्मूला होता है H2O। अब आप देखिए अगर इसका हम परमाणु भार निकाले तो हाइड्रोजन का 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में कर दिया, रेशियो ले लिया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 2:16, 2 का कैंसिल कर दिया, 1:8 आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कभी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, तो आप बताओगे 1:8। ये हमेशा पाया जाएगा, दैट इज फिक्स पोजीशन। किसी भी जल की अगर हम बात करेंगे तो वो अनुपात हमेशा 1:8 के टर्म में जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों का जो मिलना है उसका अनुपात हमेशा फिक्स होता है, इसलिए जल एक सामान्य यौगिक है। दूसरा देखा जाए मिश्रण, तत्वों को मिलाने पर वो अनुपात आपका निश्चित नहीं रहेगा, किसी भी अनुपात में कहीं से भी उठा के किसी को मिला दिया जाए, दैट इज कॉल्ड मिश्रण हो गया। अब मिश्रण आपके दो प्रकार से हो गए, पहला आपका ये है और दूसरा ये है। मिश्रण देखा जाए तो पहला ये होगा और दूसरा ये होगा। समांगी मतलब समान अंग, मिलाने के बाद समान अंग, मतलब मिला दिया जाए उसके बाद उन्हें किसी भी विधि द्वारा पृथक नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, समांगी मिश्रण। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, हम घर पे बनाते हैं क्या, शरबत। हमने चीनी और पानी को मिला दिया। अब अगर चीनी और पानी को हमने मिलाया है और आपसे कहा जाए फिर चीनी और पानी को अलग करिए, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों, क्योंकि ये समांगी हो चुके हैं, ये शरबत में बदल गए, अब ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक तत्वों को मिला दिया जाए या पदार्थों को मिला दिया जाए और फिर उनके घटकों को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड समांगी। सेकेंड क्या लिखा हुआ है, विषमांगी। बी मतलब विषम, विषम मतलब जो समान नहीं होंगे, अंग मतलब अंग। जैसे बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है इसका, अगर देखा जाए तो हम बालू और जल, आप सब पानी पीते हैं, आपके पानी में नल से द्वारा जो पानी आता है उसमें कभी कभी हमें बालू के कण दिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, ग्लास को ऐसे ही रख देते हैं, बालू के जितने कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जो उनके बैठने की प्रक्रिया हो रही है उसी को अवक्षेपण कहते हैं, वो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं, पानी आपका ऊपर रहेगा। इस तरह से ये विषमांगी कहलाया, मतलब वहां पे हम बालू को भी देख सकते हैं और पानी को भी देख सकते हैं और आसानी से हमने पानी को बालू से अलग कर लिया, दैट इज कॉल्ड विसरण। अब अगला क्या है आपका, कोलाइडी। कोलाइडी तीन चीजें हैं यहाँ पे कोलाइडी के टर्म में। पहला क्या है, वास्तविक विलयन, दूसरा क्या है कोलाइड, और तीसरा क्या है यहाँ पे निलंबन। तीसरा है आपका निलंबन।
वास्तविक विलयन का मतलब क्या होगा, या वास्तविक का मतलब जिसके घटों को हम कभी भी किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, और कोलाइडी का मतलब इसके घटकों को अलग किया जा सकता है, चाहे उसके लिए हमें किसी सूक्ष्मदर्शी बढ़िया अच्छे प्रकार की सूक्ष्मदर्शी का आवश्यकता हो, लेकिन हम इसे अलग कर सकते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है गोंद। गोंद को अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए तो वो कोलाइडल विलयन कहलाते हैं, और फिर वहां से हम गोंद और पानी दोनों के कणों को किसी अच्छे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा आसानी से अलग होते हुए देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या रहा है, निलंबन। निलंबन का मतलब यही अभी आपको बताया, बालू और जल। बालू के कण जल में निलंबित रहते हैं। जब तक जल आपका मूवमेंट पोजीशन में रहेगा तब तक बालू उसमें घुला रहेगा। जैसे ही जल स्थिर होगा बालू धीरे धीरे नीचे क्या करेगा, बैठ जाएगा। दैट इज कॉल्ड निलंबन। ये आपका पूरा दूसरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, द्रव्य की प्रकृति, जिसकी डिटेल आपको बाद में दी जाएगी। तीसरा लेसन क्या होता है, कण की प्रकृति, आधारभूत इकाइयां। परमाणु तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो पहले अविभाजित था, बाद में विभाजित हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। और इन्हीं परमाणुओं को एक साथ मिलाने पे जिसकी रचना बनती है उसे क्या कहते हैं, अणु। रासायनिक संयोजन के नियम, बेटा दो नियम पाए जाते हैं। पहला क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, और दूसरा कौन सा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो दोनों नियम के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे दें। जैसे आप पढ़ते हैं फिजिक्स में ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, हम द्रव्यमान को भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। और आप जानते हैं केमिस्ट्री में कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है, दो चीजें होती हैं, पहला अभिकारक है और दूसरा उत्पाद। पहला आपका अभिकारक आता है और दूसरा आता है उत्पाद। दोनों का द्रव्यमान समान होता है हमेशा। इसका जो द्रव्यमान आएगा वो जो होगा समान होगा। सपोज दैट इसका द्रव्यमान आया ए, अब इसका भी द्रव्यमान कितना आना चाहिए, ए। अगर दोनों ए आ रहा है तो आपका समीकरण फिर सही है, और वही द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या करता है, पुष्टि करने का कार्य करता है। डिटेल में आपको जब पढ़ाया जाएगा तब दिया जाएगा, अभी हम एक एक लेसन के बारे में केवल डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात। मैंने अभी कहा ना, जैसे H2O ये जल है। अब जल को आप किसी भी मेथड से प्राप्त करो, कहीं से भी, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे आपका नदी का जल हो, चाहे पुखरी का जल हो, चाहे हैंडपाइप का जल हो, सब जलों में अनुपात इसका हमेशा स्थिर रहेगा। वो अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच 1:8 का। तो ये दूसरा नियम है रासायनिक संयोजन का, स्थिर अनुपात का नियम। जैसा कि आपको नीचे दिखाई भी दे रहा है, स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम है स्थिर अनुपात, जो मैंने अभी बताया कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा 1:8 रहेगा। दूसरा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अर्थात जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा, सपोज दैट ए आया, और उत्पाद का द्रव्यमान ए, दोनों ए के इक्वल आते हैं, अर्थात ए इसका भी होगा और ए इसका भी होगा। अर्थात द्रव्यमान को एक रूप से दूसरे रूप में हम केवल परिवर्तित कर रहे हैं, उनमें कोई घट बढ़ या कमी और बेसी नहीं हो रहा है। तो ये कंडीशन होती है। अगला क्या लिखा हुआ है आपका, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान जिसे अणुभारिकी भी कहते हैं। कोई हम नाभिक, आप सबने नाभिक के बारे में डिटेल में आप पढ़ेंगे चौथे लेसन में। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इन्हीं का जो योग होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान। और उसी परमाणु द्रव्यमान की सहायता से हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जिस प्रकार हम परमाणु से अणु बनाते हैं। एक एग्जांपल आपको दिखाए, सपोज दैट हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया। अब ये किस किस फॉर्म में, एटम के फॉर्म में। ये भी हाइड्रोजन, H भी आपका परमाणु, ये भी H परमाणु है। अब अगर इसको H2 के फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं अणु कहलाता है। और आपको पता है हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 पाया जाता है, इसका भी 1 आएगा, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, 2। तो हाइड्रोजन का आप अगर परमाणु भार लेंगे तो 1 पाया जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, लेकिन ये H2 जो है ये अणु है, और इसका अणुभार कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरह से आप देखें तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कर रहे हैं। हमारा एक नियम यहाँ पे मिल गया कि अभिकारक का द्रव्यमान कितना है बेटा, 2 आया, और जो उत्पाद का द्रव्यमान आ रहा है वो भी 2 आ रहा है, मतलब A बराबर A मिल रहा है हमें। तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम की भी क्या करते हैं, पुष्टि करते हैं।
जो आपका परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान आता है। तो इसके बेसिस पे हम तीसरा लेसन भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम चौथे की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, नजर गड़ाए रखिएगा, कभी भी इधर उधर मत करिएगा। तो चौथा लेसन हमारा है बहुत ध्यान से देखिएगा, चौथा लेसन परमाणु की संरचना। पहली पॉइंट हमारी क्या आ रही है? पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। पहले के समय में क्या माना गया था? परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन जब खोजें होनी शुरू हुई, लवासी वगैरह आए जिन्हें हम आज के टाइम पे रसायन विज्ञान का पिता कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि परमाणु 3 भागों में विभाजित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिस प्रकार हमारी कोशिका में नाभिक पाया जाता है, उसी प्रकार परमाणु में भी नाभिक पाए जाते हैं, और इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसकी कक्षाओं में चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो कुछ कक्षाएं पाई जाती हैं जिन्हें के, यल, यम और यन से प्रदर्शित करते हैं। अगला वर्ड क्या है हमारा? संयोजकता। संयोजकता किसे कहते हैं? जैसे सपोज कार्बन परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 2 और 4, ये के हो गया, ये यल हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संयोजी कोष कौन सा है यहाँ पे, तो यल, और संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो ये क्या होगा? 4। संयोजी कोष मतलब जिसमें वो कोष जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे संयोजी कोष कहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोष में पाया जाता है उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो संयोजकता 2, संयोजकता, संयोजन मतलब जुड़ना, 2 तत्वों को जिस इलेक्ट्रॉन की सहायता से हम जोड़ने का काम करते हैं वही इलेक्ट्रॉन की संयोजकता होती है। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। सोडियम 11 है परमाणु क्रमांक, 2, 8 और 1, 2, 8 और 1। अब संयोजी कोष देखा जाए तो ये यम आ रहा है, यम हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे सोडियम की संयोजकता पूछी जाए तो आप हमेशा 1 बताओगे, क्योंकि किसी और तत्व से जुड़ने में यही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेने का कार्य करते हैं। अगला कौन सा है? सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र। ढेर सारे, जैसे आप जल पढ़ते हो, जल का क्या हो गया? H2O। हम नमक लेते हैं जो सांड कहलाता है, तो नमक का अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? NaCl। हम लेते हैं कास्टिक सोडा जिसे कहते हैं एक सोडा, ये हो गया आपका NaOH। तो इसी तरह ढेर सारे पदार्थ होते हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, वो भी आप इस लेसन में पढ़ने का कार्य करेंगे। अगला जो पॉइंट है वो आपका समस्थानिक है। समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं, और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक का मतलब जिनका परमाणु क्रमांक अनिश्चित होगा, मतलब अलग अलग होगा, और परमाणु भार क्या होगा? समान होंगे, तो ऐसे ही ये समभारिक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं समभारिक का, समस्थानिक का। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको प्रोटियम बोलते हैं, इसको ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसको ट्राइटियम बोलते हैं। आप देखो तीनों में इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, मतलब तीनों का स्थान फिक्स है, परमाणु क्रमांक तीनों में बराबर है। लेकिन परमाणु भार देखा जाए, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, मतलब ये तीनों डिफर प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। संभारिक देख लिया जाए, 2 अलग अलग तत्व, कार्बन 14 हो गया, और नाइट्रोजन भी कितना हुआ? 14। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो ये दोनों आपके समान आ रहे हैं, अर्थात इनका जो परमाणु भार है वो समान है। समान होने के कारण उन्हें हम क्या कहते हैं? संभारिक। और जो यहाँ परमाणु क्रमांक आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, तो यही डिफिनेशन है कि परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार समान पाया जाए तो उन्हें संभारिक कहते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था आपका केमिस्ट्री के बारे में, जो क्लास 9th में आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उनके बारे में आपको ये 1, 2, 3 और 4 4 लेसन है यहाँ पे, चारों लेसन के बारे में आपको अच्छे से बता दिया गया। बाकी क्लासेस आपकी कल से स्टार्ट होंगी। थैंक यू सर।